क्लास 9th का ये प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि पहला ही चैप्टर है। इसके पहले हमने आपको परिमेय संख्या और प्राकृत पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन सभी एक तरीके से संख्या पद्धति में एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिया गया था, जिसमें हमने संख्या रेखा पर आपको बताया था कि ये संख्या रेखा है और इसमें हम इधर की ओर अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा जो संख्याएँ होती हैं 1 2 3 4 ये सब जो हैं प्राकृत होती हैं। यहाँ पे शून्य होता है और जब हम प्राकृत संख्या में इस शून्य को मिला देते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है संख्या। और इसके बाद से ये जब यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं तो ये इसको इन सबको मिला देते हैं तो ये पूर्णांक होता है। सबका नोटेशन भी बताया गया था। फिर उसमें ये भी बताया गया था कि इन दो संख्याओं के बीच में और भी संख्याएँ होती हैं और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p/q पूर्णांक होता है ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपको बताया गया था। अब इसमें यहाँ पे इसी आधार पे अब यहाँ पे एक्सरसाइज है। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल है कि इस सवाल हमने पहले ही लिख लिया है। तो कि इसका पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो यहाँ पे ये बताना है। तो इसका देखिए, इसका सोल्यूशन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम इसको सोल्यूशन इसका हम बताएंगे, इसका हल बताएंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम जब उस दिन हम लोगों ने बात किया था तो वहाँ भी ये इस बात पर चर्चा हुई थी कि कोई भी सिंगल संख्या है, यानी कि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएँ होती हैं, कोई भी जो परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय जो संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिखते हैं। यानी कि कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी आप संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अगर ये 2 है, 5 है, 6 है, तो ये सभी भी संख्याएँ भले ही आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये p/q के रूप में है, लेकिन हम इसे चाहें तो 2/1 कर सकते हैं, 5/1, 6/1। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में हो जाती हैं। तो ये संख्याएँ परिमेय हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है, तो शून्य अगर है तो हम शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं और इस तरीके से ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका p/q हो गया। यहाँ पे p और q क्या है, तो p/q दोनों पूर्णांक हैं, p/q पूर्णांक है और यहाँ पे ये भी है कि q ≠ 0। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शून्य भी, यानी कि जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि आप इसको इससे समझ सकते हैं। तो शून्य परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे सामने है। तो इस तरीके अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है कि अब यहाँ पे आपको 2 परिमेय संख्याएँ दी गई हैं और इसमें आपको इसमें और इसके बीच में संख्याएँ ज्ञात करनी है, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या, यानी कि अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। ये बात हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके ऐसे सवालों को हल करने के लिए कई सारे मेथड हैं। आप उसको एक से अधिक विकल्प के सहारे आप इसको निकाल सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं, तो इसको निकालने का और ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करने के कई तरीके हैं। इसमें से हम आपको 1-2 आसान सा मेथड बता देते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है, देख सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर इसका फर्स्ट जो मेथड है, यानी कि पहला अगर इसके विकल्प के तौर पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे दी गई है कि 3 और 4 के बीच में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच, यानी कि 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्याएं हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 है, तो यहाँ पे हम इस आगे 3.1 ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से 3.2, इसी तरह से ये 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, ये इतनी संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में। तो इसमें से आप कोई भी 6 संख्या ले सकते हैं, यानी कि आप इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या यहीं से हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। आप लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और 3 और 4 के बीच में। इसका अगर सेकंड अगर देखा जाए, अगर इसका दूसरा तरीका देखा जाए कि कैसे इसको निकाल सकते हैं,
तो इसका तरीका है कि आप क्या करें कि जितनी जो संख्याएं निकालनी हैं, आप जैसे 6 संख्या यहाँ पे निकालनी है, तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे कि आप जितनी संख्याएं निकालना चाहते हैं, आप इसको मान लीजिए, आप इसको यानी कि जो संख्याएं ज्ञात करनी है उस संख्या को हम n मान लेते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि n = 6 मान लेते हैं, क्योंकि हमको 6 संख्याएं निकालनी है। उसके बाद से इसमें 1 जोड़ लेते हैं, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा कि n + 1 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 + 1 = ये हो गया 7, यानी कि n मान लेंगे जितनी संख्याएं ज्ञात करनी रहेगी। और उसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें हम n + 1 ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 1 जोड़ लेंगे तो 7 हो गई। अब आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं, अब इधर देख लीजिए, अब यहाँ से जैसे कि 3 है, अब 3 को हम क्या करेंगे कि इसको आप क्या करें कि 3 में 7/7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 7, यानी कि ये जो है, यानी कि अब 3 को हमने इस रूप में ले लिया, 21/7 हो गया ये। इसी तरह से फिर ये 4 है, तो 4 को भी हम ऐसे ही करते हैं 4/1, और यहाँ पे हम इसमें भी 7 और 7 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ये 28 और 7। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो 21/7 में बदल गया, और 4 जो है ये 28/7 हो गया। अब आप इन दोनों के बीच में संख्या ले सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से कि इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं यहाँ से लिख सकते हैं, 6 परिमेय संख्याएं जो क्या हो जाएंगी। तो अब इन दोनों के बीच में आप ले लीजिए, यानी कि 21 और 28 के बीच में जो संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि 22/7, 23/7, 24, 25 और बटे 7 हो जाएगा 26 और 27/7। तो ये जो सभी संख्याएं हैं वो 3 और 4 के बीच में है। तो इस तरीके से ये भी आपका सवाल ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर भिन्न में भी संख्याएं दिए रहे तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है कि पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे, इससे 2 से डिवाइड कर दें, इसका औसत निकाल लेते, ये 7/2 हो गया। अब इसको चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं 3.5। फिर जब अगली संख्या निकालनी है तो फिर अब इस 3.5, फिर इसमें 3 को जोड़िए, फिर इसे 2 से भाग कीजिए, ऐसे भी आप कर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये सवाल बन सकते हैं, इसके लिए कई तरीके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, उसके लिए भी हम यही काम करेंगे। अब यहाँ देखिए ये तीसरा सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको माने 5 परिमेय संख्या निकालने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ऐसे सवालों को भी बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसका सबसे आसान इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप पहले क्या करें कि जैसे ये दो संख्याएं जो ली गई हैं, यानी कि 3/5 है, आप इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, यानी कि उसका दशमलव आप प्रसाद ज्ञात कर लीजिए, दशमलव में इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हो जाएगा 0.6। तो आप इसके 2 अंक तक ले सकते हैं, यानी कि 0.60 मान लीजिए कि इसका ये हो गया। और ये जो दिया हुआ है 4/5, तो इसको भी जब हम इसका दशमलव निकालते हैं, यानी कि दशमलव में इसको 1 या 2 अंक तक ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि ये 0.8 हो जाएगा, यानी कि 0.8। तो ये आप इसको 2 अंक तक ले लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0.60 हो गया और ये 0.80 हो गया। अब आप इन दोनों के बीच में संख्या लिख लीजिए, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3/5 और 4/5 के बीच जो है ये 5 परिमेय जो संख्याएं हैं, आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, बीच परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 0.61, 0.62, 0.63 और 0.64, 0.65, इसी तरह से 0.66, 0.67, ऐसे ही आप और भी आगे जा सकते हैं, आप क्योंकि 80 तक आपको लिखना है। ऐसे तो बहुत सारी संख्या निकल सकती हैं, इसमें से कोई भी आप 5 यहाँ से ले सकते हैं, यही आपकी संख्याएँ हैं। आप यहाँ से 5 को संख्या कोई भी ले लीजिए 5 तक। ये आपका 0 से 3/5 और 4/5 के बीच में ये संख्याएँ हो गई। इसका दूसरा भी इशू हो सकता है, दूसरा भी इसका एक तरीका हो सकता है कि दूसरा एक विकल्प है और उसके सहायता से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा तरीका है कि आप वैसे भी कर सकते हैं कि इसमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से आप इसको हमने बताया था पहले भी कि आप इसको n मान सकते हैं, यानी कि आप मान लेते हैं
कि n बराबर जो है यहाँ कि n का मान 5 है, यहाँ से हम निकाल कर लेंगे n+1, यानी कि जब n+1 निकालेंगे यानी कि 5 + 1 तो ये हो गया 6, n+1 का मान हो गया। अब आप वही काम करेंगे कि 3/5 जो है 3/5, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 3/5 पे अंश और यानी कि जो हर हैं इसमें दोनों से आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 6 से गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 18/30। फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं 4/5, तो ये भी हो सकता है कि ये 4/5 में भी आप इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई करा लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया 24 और ये हो गया 30। अब जो 3/5 था 18/30 में बदल गया और 4/5 जो है वो 24/30 में बदल गया। आप यहाँ से आप इन दोनों के बीच में संख्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और 18 और 24 के बीच में तो ऐसे संख्याएं हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो गया 19/30, 20/30, फिर इसी तरह से 21 और ये 22, 23/30 और ये हो गया 24/30, यानी 24 तो इसके वो अंत है, यानी कि ये हो गया आपका। तो इस तरीके से ये सवाल आप हल कर सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट इसके जो सवाल है, यानी कि इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और उसको आपको उसमें से सत्य और असत्य बताना है, जो भी कारण के साथ बताना है कि आखिर इसके क्या कारण है कि कथन सत्य है या फिर क्या कारण है कि असत्य है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये कथन है, चौथा सवाल है ये, और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये कौन इसमें कथन सत्य है और कौन असत्य है, और इसके साथ साथ आपको उसका कारण भी बताना है कि अगर सत्य है क्यों है और असत्य है तो क्यों है। पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपको लिखना है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती हैं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है आपको बताना है। कह रहा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती हैं तो एक वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं। तो इसमें देखिए 0 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, तो सिर्फ उसके साथ 0 को मिलाया जाता है, बाकी तो ये सभी प्राकृतिक ही होती हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ये कथन सत्य हैं। और क्यों सत्य हैं तो आप इसका भी लिख सकते हैं, ये सत्य कथन है क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में जो है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इस तरीके से ये कथन जो है वो सही है। ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक हमने बताया था कि जैसे आप ये नेगेटिव ले लेते हैं संख्याओं को, और ये पॉजिटिव जो संख्या होती हैं इन सबको मिला के ही पूर्णांक बोलते हैं। तो ये जो कथन है ये एक तरीके से असत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो ये -2 भी पूर्णांक है, ये -1 भी पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूर्ण, ये तो है 0 है, ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये जो नेगेटिव जो संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो भले ही पूर्णांक है मगर वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इस तरीके से ये कथन असत्य हैं, क्योंकि है ना कि ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आप लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो ये इसका कारण है कि ऋणात्मक जो है जो पूर्णांक हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं होंगी। बाकी ये सही है, लेकिन ये माइनस में जो आएगा वो पूर्ण नहीं होगा। इस तरीके से ये कथन गलत हो जा रहा है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक नहीं होगा, सिर्फ जो धनात्मक पूर्णांक होगा वही पूर्ण संख्या होगा। और इसका आखिरी है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती हैं। आप जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक जो ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, जहाँ p/q पूर्णांक होता है और q ≠ 0। तो ये कथन भी असत्य हैं। अब क्यों असत्य है आप जान लीजिए। यहाँ से असत्य है क्यों, क्योंकि
ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, मान लेते हैं कि ये 1/2, 3/5 और ये 17/8 या आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये सभी क्या है कि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि p/q के फॉर्म में है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि आप अगर शून्य को लेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये सभी जो है कि हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक ये क्या है कि ये परिमेय संख्या हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि प्रत्येक जब परिमेय की बात करेंगे ये भी तो, लेकिन ये भी तो परिमेय हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इस तरीके से ये कथन असत्य हैं। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि ये जो भिन्नात्मक जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये कथन असत्य हो जाएगा। तो ये हमारा ये पहला चैप्टर था। इसके बाद से इसमें जो नेक्स्ट जो इसके जो टॉपिक हैं वो होगा और इस तरीके से धीरे धीरे सभी चैप्टर को करा दिया जाएगा।